Hello, everyone, and welcome to the part 3 of our first chapter, End of Bipolarity. In the last few classes, in the last couple of classes, what we have learned is about that how the entire globe was divided into two parts, how the entire globe was divided into two teams, basically the analogy which we have been following, and the ideology which was propagated by those two teams, and how they wanted more and more followers, how they wanted more and more countries to be following their set of ideologies, the political ideology and the economic ideology which they were following. So ये हमारा पहले क्लास का डिस्कशन था. फिर उसके बाद हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस करा कि यूएसएसआर, हमारी दो जो टीम्स हैं यूएसए एंड यूएसएसआर, अभी हम यूएसएसआर पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे क्योंकि ये चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी यूएसएसआर के बारे में ही है. बेसिकली देयर वर टू पोल्स, वन पोल यूएसए, द अदर वन वाज यूएसएसआर, एंड ये एक पोल का एंड होता है, देयरफॉर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. आउट ऑफ दीज टू पोल्स द यूएसएसआर पोल इट गॉट कोलैप्स्ड. अब हम आज के वीडियो में इस चैप्टर का वन ऑफ द नहीं, शायद से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस पूरे चैप्टर की बैकबोन है. और इस टॉपिक का नाम है, बेसिकली ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं हमारी बुक में दिए गए हैं, बट कभी कभार ये क्वेश्चन कंबाइन करके भी आ जाता है. तो ये क्वेश्चन है कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन और द यूएसएसआर. अब इससे पहले मैं आपको डायरेक्टली कॉजेज बताऊं या कॉन्सिक्वेंसेस बताऊं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ चीज़ समझाना चाहता हूं. देखिए, एक कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको बताता हूं कि हर एक इवेंट या हर एक घटना जो घटित होती है, हर एक इवेंट जो टेक प्लेस होता है, उसके पीछे किसी ना किसी तरीके का कॉज होता है. अगर प्रॉबेबली किसी इंसान के, किसी बच्चे के अगर दांत खराब होते हैं तो हम कॉज क्या मानते हैं कि कॉज हो सकता है मे बी बहुत सारी चॉकलेट्स या बहुत सारा शुगरी कंटेंट कंज्यूम कर रहा है वो बच्चा, तो उसका अफेक्ट क्या हो रहा है? अफेक्ट ये हो रहा है कि दांतों में दर्द हो रहा है या फिर दांतों में कीड़े लग रहे हैं. तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें समझ में आनी चाहिए. अब हमें इफेक्ट पता है क्या हुआ है, हमें इफेक्ट पता है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है. और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब होता है. आपको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए मैंने आपको बताया क्रिसमस का डे याद रखिए. 25th of December 1991 was the day when and the year when the Soviet Union got disintegrated. अब उसके बाद हमें अफेक्ट तो पता है हमें क्या हुआ कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ. अब हमें पता लगाना है कॉज, कि ये जो इवेंट हुआ इसके पीछे रीजंस क्या थे. एंड आई टेल यू दैट एन इवेंट सच बिग, सच ह्यूज, देयर विल बी नो सिंगल कॉज फॉर दैट कॉजिंग दैट इवेंट. अब आप ये सोचिए, अब आप थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री में अगर आप पीछे जाएंगे तो आप लोगों को पता होगा दैट इन द ईयर 1975 क्या हुआ था हमारे देश में. जून 1975 में, अगर आपको पता हो थोड़ा इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, तो क्या हुआ था? जी हाँ, 1975 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने देश में आर्टिकल 352 का यूज़ करके नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करी थी. और जो थोड़ा बहुत नेशनल इमरजेंसी के बारे में आप लोग जानते हैं, आपको पता होगा कि उसके कॉजेज़ क्या क्या थे. बेसिकली कोई एक कॉज नहीं था. देयर वर इकोनॉमिक कॉजेज़, देयर वर पॉलिटिकल कॉजेज़, देयर वर सोशल कॉजेज़. तो देयर वाज नॉट वन बट मैनी कॉज. सो बेसिकली एन अफेक्ट that big on that scale, it requires a major cause as well. तो सिमिलरली जब हम यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे तो आसानी से चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इस 6 नंबर के क्वेश्चन को, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन को आसानी से याद कर सकते हैं. तो कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन को याद करने से पहले आप इन कॉजेज को कुछ क्राइटेरियाज में बांट लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जो क्राइटेरिया मैं पढ़ाने के लिए यूज़ करता हूँ, जो मैं मतलब अब ये बुक में इतना अच्छे से सेग्रीगेट करके नहीं दिया हुआ, आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, विच आई ऑब्वियसली रिकमेंड इन माई एवरी क्लास, बट मैं आपके लिए सेग्रीगेट कर देता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल, हम यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो हम कॉज की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं पहला कॉज लिखूंगा इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक कारण या फिर आर्थिक कारण. दूसरा कॉज
हम बात करेंगे पॉलिटिकल कॉज, पॉलिटिकल कारण। तीसरा कॉज हम बात करेंगे रिफॉर्म्स ऑफ गोर्बाचेव। अभी गोर्बाचेव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। और हम एक फोर्थ कॉज भी इंक्लूड कर सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब हमने सेग्रीगेट तो कर दिया है इन कॉजेज़ को, हम इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। देखिए, जब हम इकोनॉमिक कॉज के बारे में बात करेंगे तो मैंने आपको पहली क्लास में हमारी ये बताया था कि 1970s के बाद सोवियत इकोनॉमी स्टैग्नेट कर रही थी। अब स्टैग्नेशन का क्या मतलब होता है? स्टैग्नेशन का मतलब होता है जब आपकी इकोनॉमी, जब आपकी अर्थव्यवस्था एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी ग्रोथ का सैचुरेशन पॉइंट हिट हो चुका है, जहां पे उसकी ग्रोथ की मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो चुकी है और उसके आगे अब वो बढ़ ही नहीं पा रही है। आप कुछ भी कोशिश करिए बट योर इकोनॉमी इज स्टक एट वन प्लेस एंड इट इज़ नॉट ग्रोइंग एनी मोर। तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉज सोवियत यूनियन में उसकी इंडस्ट्रीज़ का स्टैग्नेशन, उसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज़ का स्टैग्नेशन पॉइंट आ चुका था एंड द इकोनॉमीज़ एंड द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वॉज नॉट ग्रोइंग एट ऑल। दूसरी मेजर चीज़, और मुझे लगता है प्रॉबेबली ये ज़्यादा बड़ा कारण है, the limited financial resources, the limited financial resources which the Soviet Union possessed. पहले मैं आपको statement बता देता हूँ, then I'll make the points as well. So the majority of financial resources, तो जो ये जो financial resources हैं, economic resources हैं सोवियत यूनियन के, they were used not for the welfare policies to uplift the people, to provide to fulfill the basic necessities of the people. Rather than this, the limited financial resources were used for a cause which was unbelievable. USA के साथ आर्म्स रेस में पैसा डाइवर्ट हो रहा था। तो ये जो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, दे वर बीइंग यूज्ड, they were being used for military purpose। आर्मी के और आर्मी वेपनाइजेशन करने के लिए कंट्री का, सोवियत यूनियन का इस फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ करा जा रहा था। तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये हम पॉइंट नंबर 2 बना देते हैं। ये पॉइंट नंबर 1, 1970s इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। तो हमें समझना पड़ेगा दैट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज विच कुड हैव बीन यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मे बी कंट्री, मेकिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मे बी प्रोवाइडिंग some health or education, or maybe food redistribution or distribution related schemes, that money was simply used to increase the military might of the Soviet Union. आर्म्स रेस की इस रेस में सोवियत यूनियन अंधों की तरह भाग रहा था और अपना जो इम्पॉर्टेंट फाइनेंस, अपनी जो ट्रेजरी है उसको कहाँ स्पेंड कर रहा था? आर्म्स रेस पे। तीसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बुक में दे रखा है, और ये पॉइंट क्या दे रखा है? दैट फॉर मेनी ईयर्स द सोवियत यूनियन it made its citizens believe that they were better than the US economically or maybe technologically as well. ये point थोड़ा सा fluid है, इतना ज़्यादा economic cause में नहीं आता है, but we'll include it as an economic cause. So for many years the people in Soviet Union, the citizens of the Soviet Union, they were informed, they were told that they were better than the US. They were far better economically, politically, they were far better than the US. But ultimately during the decade of 1970s and 1980s, when people started to get information from outside of the borders, they got to know the reality. They got to know the reality, and what they got to know was a total shock for them. It was a complete shock for them. And to be this point to be noted, that in this book this point is mentioned as a political and psychological shock. This revelation, this
surprise was a political and a psychological shock for the people of USSR that they were economically backward. They were backward than the US. When they got to know that what type of development, what kind of infrastructure is being developed in the US, they are nowhere in the competition. It was a political and psychological shock for the people. Why? Because for years they have been told that they were better than the US. वो US से बेहतर है, उन्हें सालों से ये बताया जा रहा था, बट जब उन्हें असलियत का पता चला, जब उन्हें सच्चाई का पता चला, तो उनके लिए वो एक शॉक था. दूसरी चीज़ हम बात करेंगे पॉलिटिकल कॉज की. पॉलिटिकल कॉज की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकली बहुत सारे रीजंस हैं जिनके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन करा हुआ है. ठीक है, जैसे कि अनअकाउंटेबल का मतलब अगर आपको जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं. मैंने अनअकाउंटेबल का मतलब या फिर ना आंसरेबल होने का मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है उसमें. उसके अलावा पॉलिटिकल कॉज में है हमारा करप्शन. बहुत ज़्यादा करप्ट सिस्टम था सोवियत सिस्टम. हम तीसरा पॉइंट पॉलिटिकल कॉज की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं दैट द पॉलिटिशियंस, विच मीन्स द मेंबर्स, पॉलिटिशियंस वर एंजॉइंग मोर प्रिविलेजेस दैन द कॉमन पीपल. और मुझे लगता है आजकल की ज़्यादातर सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम है दैट द पॉलिटिशियंस आर एंजॉइंग मोर प्रिविलेजेस in whatever sense possible, in whatever ways possible. They were enjoying more privileges. Fourth, the Soviet administration was very slow. Admin was very slow and अनरिस्पॉन्सिव. देखिए, आज भी अगर हमें ऐसा लगता है ना कि हमें अगर हॉस्पिटल में जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए या हमें किसी तरीके का कोई भी सर्विस लेना है, तो हम गवर्नमेंट सर्विस लेने से डरते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि वो सिस्टम थोड़ा सा स्लो है. अब स्लो होने के भी देखिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट एक्सेसिवली स्लो होना एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट है. क्यों? क्योंकि आप लोगों के साथ वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड ही नहीं कर पाते. इफ़ अ पर्सन रिक्वायर्स अ सर्विस and that too on an urgent basis, then the government has to or should have a mechanism to provide that kind of service to the person. Otherwise अगर वो सर्विस उस टाइम पे नहीं मिलेगी तो क्या होगा? सिस्टम से बिलीफ उठेगा. और ऐसा ही सिस्टम से बिलीफ उठ रहा था सोवियत यूनियन के सिटीजन्स का. तभी तो मैं इसे कॉजेज में इंक्लूड कर रहा हूँ, तभी तो ये डिसइंटीग्रेशन का कॉज है. तो द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी स्लो एंड अनरिस्पॉन्सिव. एंड बहुत बड़ी एक कमी सोवियत यूनियन के पॉलिटिकल सिस्टम की थी दैट दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एंड देयर वाज नो एक्सेप्टेंस ऑफ देयर मिस्टेक्स. अगर आप लोगों को जानना है इस पॉइंट को और डिटेल में और थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंट्री देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप चेर्नोबिल नाम की एक डॉक्यूमेंट्री देखिए. 1986 अप्रैल 1986 न्यूक्लियर डिजास्टर चेर्नोबिल में सोवियत यूनियन का जो पार्ट था तब वहाँ पर हुआ था न्यूक्लियर मेल्टडाउन. एंड सोवियत यूनियन ने काफ़ी लंबे टाइम तक एक्सेप्ट ही नहीं करा था दैट एक्चुअली उनकी टेरिटरी में उनका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक ऐसा एक्सप्लोजन या मेल्टडाउन हुआ है. तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी. तो अपनी गलतियां करने के बाद अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो आप कभी भी उन गलतियों को सुधार नहीं पाएंगे. इट इज़ पहला स्टेप गलती सुधारने का यही होता है कि आप पहले उस गलती को एक्सेप्ट करें. उसके बाद अगला पॉइंट हमारा, आज हम सिर्फ कॉजेज़ कर पाएंगे, अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी लंबी स्ट्रेच हो जाएगी. मैं अगले पार्ट में इस वीडियो के कॉन्सिक्वेंसेस को ऐड करूंगा, बट आज हम सिर्फ कॉजेज़ वाला, कॉजेज़ अकेले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिफॉर्म्स ऑफ गोरबाचेव. अब याद रखिए 1985 में मिखाइल गोरबाचेव was appointed as the Secretary General of the Communist Party, the leader of Soviet Union basically. and ये हमारा लास्ट लीडर है सोवियत यूनियन का. दोबारा मैं नाम रिपीट कर देता हूँ, मिखाइल गोरबाचेव. अब मिखाइल गोरबाचेव ने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने. आप ये बोलेंगे मिखाइल गोरबाचेव तो रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है सर, आप रिफॉर्म्स के साथ कैसे डिसइंटीग्रेशन का एक वो कॉज बन जाता है? तो बिल्कुल बनता है. देखिए डिसइंटीग्रेशन का कॉज ऐसे बनता है गोरबाचेव की गोरबाचेव ने करेक्ट डायग्नोसिस करा प्रॉब्लम का. गोरबाचेव वाज एब्सोल्युटली करेक्ट इन डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम्स व्हिच वर देयर राइजिंग इन द सोवियत यूनियन. कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके डायग्नोसिस में. बट देखिए, अगर आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप उसको अपनी तकलीफ बता रहे हैं और डॉक्टर करेक्ट डायग्नोस कर रहा है कि आपकी प्रॉब्लम ये है, सो एंड सो है, बट उस डायग्नोसिस के बाद अगर वो डॉक्टर आपको कोई इफेक्टिव मेडिसिन नहीं दे रहा है या गलत मेडिसिन दे रहा है, तो देखिए आपकी बीमारी और खराब भी हो सकती है. मतलब यू कुड फॉल इल,
like serious wala ill. So basically Gorbachev was able to diagnose the problem absolutely in a correct manner, in a correct fashion. However, his execution of those policies or the programs which he was trying to bring इज क्वेश्चनेबल, थोड़ा सा क्वेश्चनेबल बन जाता है गोरबाचेव किस तरीके से प्रॉब्लम हैंडल करने की कोशिश कर रहा था. अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पर मैंने आपको पहले क्या बताया था पिछली क्लास में कि रशिया उनके कल्चर और रशियन लैंग्वेज वहां पे डोमिनेट करती थी. बट जब गोरबाचेव आया और इन बाकी 14 रिपब्लिक्स में जब भी कोई टेंशन होती थी तो सोवियत यूनियन अपनी आर्मी भेजता था, रशिया अपनी आर्मी भेजता था उसको कंट्रोल करने के लिए. बेसिकली सीपीएसयू का सेक्रेटरी जनरल आर्मी डिस्पैच करता था और उस रिवोल्ट या प्रोटेस्ट को सप्रेस करवा देते थे. तो जब गोरबाचेव लीडरशिप में आया तो सबसे पहला काम क्या करा उसने इन प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए, सप्रेस करने के लिए मिलिट्री फोर्स का भेजा जाना बंद कर दिया. तो ईस्ट यूरोपियन जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थी धीरे धीरे करके वो एक एक करके कोलैप्स होती गई, क्योंकि अब उनके पास वो मीन्स एंड मेजर्स नहीं थे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको सप्रेस करने के लिए. तो देखिए गोरबाचेव ने यहाँ पर भी मतलब उसने एक सिस्टम को लूज छोड़ दिया. हमारी बुक भी आप पढ़ेंगे तो उसमें यही शब्द लिखे हुए हैं दैट ही सेट द सिस्टम लूज. ठीक है, एंड ही डिड नॉट इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड द पॉलिसीज विच ही वर एमिंग टू. अब प्रॉब्लम क्या हुई रिफॉर्म्स गोरबाचेव के साथ कि गोरबाचेव लॉस्ट सपोर्ट. गोरबाचेव का जो सपोर्ट था ही लॉस्ट सपोर्ट फ्रॉम ऑल एंड्स. देखिए जो उसके कम्युनिस्ट पार्टी के जो उसके साथी लीडर्स थे उन्होंने भी गोरबाचेव का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था दैट गोरबाचेव वाज ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स वेरी क्विकली एंड दिस वुड लीड टू देयर इरोजन ऑफ पावर. और अपनी पावर कौन छोड़ना चाहता है. और जो कॉमन पीपल थे, जो सिटीजन्स थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि गोरबाचेव रिफॉर्म्स बहुत स्लोली ला रहा है. तो गोरबाचेव ने सिटीजन्स को एक तरीके से उन रिफॉर्म्स का एक सपना दिखा दिया था, बट वो अब सपना रियलाइजेशन में तब्दील नहीं हो रहा था, तो लोग परेशान थे. तो देखिए कितनी आयरॉनिकल बात है, गोरबाचेव को दोनों लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जो उसके सिटीजन्स हैं और जो उसके कम्युनिस्ट पार्टी के साथी हैं, कलीग्स हैं. कलीग्स को लग रहा है बहुत तेजी से रिफॉर्म लेकर आ रहा है गोरबाचेव, और सिटीजन्स को लग रहा है बहुत स्लोली रिफॉर्म आ रहा है. तो गोरबाचेव सपोर्ट हार गया हर एक एंड से. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है कि क्यों एक अनस्टेबल सोवियत यूनियन अनस्टेबल इंस्टेबिलिटी की तरफ चला गया. और लास्ट हमारा पॉइंट है, और ये हमारी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन्ड है, दैट इट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन. बेसिकली ये एक आखिरी कह सकते हैं एक आखिरी नेल था कॉफिन में, एक आखिरी कील थी कॉफिन में, राइज ऑफ नेशनलिज्म. देखिए आपने 10th में राइज ऑफ नेशनलिज्म नाम के चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता होगा नेशनलिज्म क्या होता है. द डिज़ायर फॉर देयर टेरिटरी, द डिज़ायर फॉर वननेस, सम सॉर्ट ऑफ कॉमन बिलोंगिंग बिटवीन द पीपल. सो ये नेशनलिज्म की फीलिंग, ये नेशनलिज्म की स्पिरिट सोवियत यूनियन के रिपब्लिक्स में आ रही थी. एंड नाउ दे वांटेड टू असर्शन ऑफ सॉवरेनिटी. देखिए अब ये पूरा नहीं आ पाया यहाँ पे, बट ये मैंने असर्शन लिखा है, असर्शन ऑफ सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है. सॉवरेनिटी का मतलब होता है सेल्फ रूल. अभी तक आप लोगों को पता है दैट द 14 रिपब्लिक्स एक्सेप्ट रशिया, अगर रशिया को छोड़ दे, रशिया को इंक्लूड करेंगे तो 15 रिपब्लिक्स हैं, बट जो बाकी की 14 हैं वहां पर किसी भी तरीके का कोई सॉवरेनिटी का कोई नामो निशान था नहीं. एवरीथिंग वाज डोमिनेटेड बाय रशिया प्रैक्टिकली इन द सोवियत यूनियन. सो दीज अदर 14 रिपब्लिक्स वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, दे वर वेरी इरिटेटेड, दे फेल्ट नेग्लेक्टेड, दे फेल्ट इग्नोर्ड, देयर कल्चरल आइडेंटिटी वाज फेल्ट नेग्लेक्टेड, देयर लैंग्वेज वाज फेल्ट इग्नोर्ड. तो बेसिकली देयर वाज एक प्रेशर कुकर में एक प्रेशर बढ़ता गया एंड एज सून एज गोरबाचेव ने सप्रेस करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को भेजना बंद करा ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहां पर ये असर्शन जो था सॉवरेनिटी का वो और मल्टीप्लाई होके, एक एम्पलीफाई होके एक ऐसा रूप ले लिया कि सोवियत यूनियन का एंड हमें देखने को मिलता है 25 दिसंबर 1991, जब फाइनली जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया जैसे बड़े बड़े जो रिपब्लिक्स थे वो पब्लिकली आते हैं एंड वो अनाउंस करते हैं दैट सोवियत यूनियन सीज
टू एग्जिस्ट। ये पूरा आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको ये हेल्प करेगा अगर आप ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लर्न करेंगे। इसमें आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिफॉर्म्स ऑफ गोरबाचेव और राइज ऑफ नेशनलिज्म याद रखना ज़रूरी है और आपका 6 नंबर का आंसर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज आज हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, बट हमने बहुत अच्छी तरीके से, आई बिलीव, इसको बहुत एलैबोरेट तरीके से कवर कर लिया है और इसको ड्यू इम्पॉर्टेंस दी है। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। होपफुली यू गॉट टू लर्न something from this video. Thank you for watching and this series will continue. Thank you.